हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, हमने आपको पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पार्ट की चर्चा कर दिया था। अब थर्ड पार्ट में हम बच्चों देखेंगे कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं और ये करा के आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम अगले मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देते हैं बच्चों, और फिर अगले मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, हमने आपको बता दिया था कि परंपरागत अवधारणा में क्या है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा। ठीक है, और हम अपरंपरागत अवधारणा में बता रहे थे आपको कि कैसे कैसे आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जरूरी नहीं है। ठीक है, और परंपरागत धारणा में जैसे प्राकृतिक आपदाएं, ठीक, वैश्विक ताप वृद्धि, महामारी, ठीक है, ठीक, ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसको हम लोग अपरंपरागत धारणा में रखेंगे। ठीक है, अपरंपरागत धारणा में हम महामारी की चर्चा कर लिया था हमने आपको। अब हम वैश्विक ताप वृद्धि देखते हैं, जो माना जा रहा है कि यह दुनिया को नष्ट करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। अगर अलग मान लीजिए कि वैश्विक ताप वृद्धि जैसे बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो वैसे गर्मी होगी। जब गर्मी होगा बच्चों तो क्या होगा, जितने भी बर्फ होंगे पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो भी तटीय देश रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे होगा तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी और पूरी सृष्टि पर जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। आइए हम वैश्विक ताप वृद्धि की चर्चा करते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि है क्या। ठीक बच्चों, तो पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी को वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं पृथ्वी का वातावरण का तापमान दिन पर दिन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, पिछले कुछ दशकों में मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ा है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जैसे सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं। क्या करती हैं, सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और उसे अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये सब गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, गर्मी को सोख कर, ठीक है, और वातावरण क्या करती हैं, गर्म करती हैं। क्या करती हैं, गर्म करती हैं। जब गर्म करेंगी तो क्या करेंगी, बर्फ क्या होंगे, पिघलेंगे। ठीक है, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे हम लोग जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल अत्यधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। वनों की कटाई, हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, वनों को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे CO2 सोखते हैं। क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधे क्या लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 ग्रहण करते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या, कौन ग्रहण करेगा, तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। उससे कमी से वातावरण में गर्मी बढ़ती है। औद्योगिकरण, कारखानों से निकलने वाले धुआं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? ठीक, राजनीति विज्ञान में विश्व सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है क्योंकि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। हमने आपको बताया कि जैसे वातावरण गर्म होगा, ठीक है, ठीक है, तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, और जल स्तर, तापमान बढ़ेगा तो जो बर्फ होंगी पिघलेंगी, और पिघलेंगी तो तटीय पे जो देश रहेंगे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे मालदीव खत्म हो जाएगा, अंडमान निकोबार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लक्षद्वीप खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब मालदीव द्वीप तो समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे मालदीव, बांग्लादेश के तटीय इलाके और भारत के मुंबई जैसे शहरों को डूबने के खतरे में है।
खाद्य असुरक्षा, मौसम चक्र बदलने से खेती पर बुरा असर पड़ता है। बेमौसम बारिश या सूखे से फसलें बर्बाद होती हैं, जिससे भूखमरी का खतरा बढ़ता है। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, कई पशु पक्षियों को प्रजाति विलुप्त हो रही हैं। शरणार्थी समस्या, जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग अपना घर छोड़कर मजबूर हो जाते हैं तो उन्हें पर्यावरणीय शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। जब मान लीजिए कोई रोग फैला, ठीक है, जिनके कारण क्या करते हैं, वहाँ के लोग प्लेग फैला तो वहाँ के लोग क्या कर देंगे, एरिया को छोड़ देंगे, अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उसी को बोलते हैं पर्यावरणीय शरणार्थी कहा जाता है, जिनसे देश के बीच तनाव बढ़ता है। हम लोग देख रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहे हैं, ठीक, जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में आ रहे हैं। ये मुद्दा अधिक चलता रहता है। वैश्विक प्रयास, चूंकि यह साझा समस्या है इसीलिए दुनिया के देशों को मिलकर इस समझौते को किए हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, यह 1997 में आया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिससे विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य तय किए गए थे। ठीक है, ये क्या इसके 1997 में आया था, तो क्या किया गया था, ये कहा गया था इसमें कि जो विकसित देश हैं वो गैसों का उत्सर्जन क्या करें, कम करें, जिससे गैसों का उत्सर्जन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम जाएगी, जिससे ताप वृद्धि कम होगा। ठीक है, पेरिस समझौता 2015 में आया था। इसका लक्ष्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिमानत 1.5 से नीचे रखा जाए। जो 2 चल रहा है उसका अधिमानत कितना रखा जाए, 1.5 रखा जाए। भारत की भूमिका, भारत सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा पर अधिक जोर दे रहा है ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, चाह रहा है कि कोई भी क्या करे, सौर ऊर्जा को अधिक प्रोत्साहन दे रहा है भारत। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण सुरक्षा और वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राजनीति विज्ञान में इसे साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को लागू करने में जाना जाता है। यहाँ इसकी पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, ठीक, बुनियादी जानकारी, यह 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में लागू हुआ। 16 फरवरी 2005 को, ठीक है, ठीक, अपनाया गया कब, 11 दिसंबर 1997 को, और लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, तो ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, उद्देश्य, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 मीथेन को उत्सर्जन को कम करने ताकि वैश्विक तापमान न बढ़े। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों, एक टॉपिक है सहयोगात्मक सुरक्षा देख लेते हैं। ये अपरंपरागत खतरों से निपटने के लिए सैन्य बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। यहाँ सहयोगात्मक सबसे जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएन, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, और WHO की मदद लेना। देश के बीच व्यापार और तकनीक का साझाकरण। गैर सरकारी संगठन जैसे NGO और नागरिक समाज की भूमिका। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, एक टॉपिक है मानवाधिकार। ठीक है, ये टॉपिक लेने के बाद यह खत्म हो जाएगा। ठीक, मानवाधिकार देख लेते हैं। मानवाधिकार सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सरल अर्थ है वे अधिकार जो हर इंसान को केवल इंसान होने के नाते मिलते हैं। मानवाधिकार किसको बोलते हैं, वो अधिकार जो इंसान को इंसान होने के नाते जो मिलते हैं उन्हीं को मानवाधिकार बोला जाता है।
ठीक है। चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग और देश कुछ भी हो, जब किसी देश में मानवाधिकार का व्यापक स्तर पर हनन होता है तो वह न केवल उस देश की बल्कि विश्व सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। ठीक है। मानवाधिकार की 3 कोटियाँ। कौन? 3 कोटियाँ। ठीक है। प्रथम कोटि, ठीक है, राजनीतिक अधिकार। इनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, वोट देने की अधिकार आज़ादी शामिल है। प्रथम कोटि में, मानवाधिकार के प्रथम कोटि में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, ठीक है, वोट देने की आज़ादी, ठीक है, ये प्रथम कोटि में रखा जाता है। द्वितीय कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकार, इनमें काम करने का अधिकार, ठीक है, इसमें काम करने का अधिकार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अधिकार शामिल है। ठीक है। प्रथम में वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार, ये सब शामिल है। दूसरे में क्या शामिल है कि मानव को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को अधिकार शामिल है, इनको ये मिलना जरूरी है। ठीक बच्चों। और तृतीय कोटि में है सामूहिक अधिकार, इसमें देश के अल्पसंख्यक समूहों को अधिकार, स्वदेशी जातियों के अधिकार और एक सुरक्षित पर्यावरण में रहने का अधिकार है। ठीक है। मतलब कोई भी देश अल्पसंख्यकों का करे, ज़्यादा महत्व दे, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अधिक महत्व दे, ये तीसरे कोटि में रखा गया है। ठीक बच्चों। तो ये हो गई 3 कोटियाँ। ठीक। मानवाधिकार सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा मानती है कि यदि किसी देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करती है तो सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है। नरसंहार, जब किसी खास समुदाय को खत्म करने की कोशिश की जाती है, जैसे रवांडा या म्यांमार के उदाहरण। ठीक है। शरणार्थी समस्या, जब मानवाधिकार के हनन के कारण लोग अपना देश छोड़कर भागते हैं तो इसमें पड़ोसी देशों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। ठीक बच्चों। अस्थिरता, जिन देशों में लोगों के पास अधिकार नहीं होते वहां अक्सर विद्रोह और गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों। एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार। ठीक। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा, ठीक, को अपनाया। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। ठीक बच्चों। इसकी मुख्य संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक, ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है, ये इसके क्या हैं, इसके क्या है, संस्थाएं हैं मानवाधिकार के। ठीक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और तीसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये इसके क्या हैं, ये इसके संस्थाएं हैं। ठीक है। मानवाधिकारों पर बहस का संक्षिप्त या संप्रभुता। ठीक है। मानवाधिकारों पर बहस और संक्षिप्त या संप्रभुता, यह इस अध्याय का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। जब किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या दूसरे देश को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए? समर्थक कहते हैं कि मानवाधिकारों को बचाना किसी देश की सीमाओं से ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। विरोधी मानते हैं कि मानवाधिकार के नाम पर शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका दूसरे गरीब देशों को आंतरिक मामले में दखल देता है। ठीक है। तो समर्थक कुछ और मानते हैं, विरोधी कुछ और मानते हैं। ठीक है। भारत की सुरक्षा रणनीति बहुत ही व्यापक है क्योंकि भारत को एक साथ 2 मोर्चे पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही आंतरिक विद्रोह और गरीबी जैसी समस्याओं से भी लड़ना पड़ता है। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार देख लेते हैं, के अनुसार भारत की सुरक्षा रणनीति को 4 प्रमुख घटक हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 प्रमुख घटक है। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, सैन्य क्षमता को मजबूत करना।
भारत की रणनीति का पहला हिस्सा अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है ताकि किसी भी बाहरी हमले को रोका जा सके। परमाणु शक्ति, भारत ने 1974-1998 में परमाणु परीक्षण किए ताकि पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों का अवरोध किया जा सके। आधुनिकीकरण, भारत अपनी सेना को राफेल विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, INS विक्रांत जैसे आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नियमों को मजबूत करना, भारत का मानना है कि दुनिया में शांति तभी रह सकती है जब किसी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। ठीक है। भारत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे तभी देश में शांति व्यवस्था रह सकती है, दुनिया में शांति व्यवस्था रह सकती है। UN, भारत संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने और उसमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए वकालत करता है। ठीक है। भारत हमेशा P5 क्लब के लिए जाने के लिए उत्सुक है। ठीक है। गुट निरपेक्षता, भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति बनाए रखनी। ठीक है। ठीक है। जब शीत युद्ध हुआ था तो भारत ने किसी गुट में न जाकर अपना गुट निरपेक्षता का परिचय दिया था और एक गुट निरपेक्षता को बनाया था। ठीक है। निशस्त्रीकरण, भारत हमेशा से एक परमाणु मुक्त विश्व का समर्थन रहा है, बशर्ते यह नियम सभी पर समान रूप से लागू। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटाना। ठीक है। तीसरा है, भारत को क्या करना चाहिए? आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटना चाहिए। भारत में कई अलगाववादी आंदोलन, विद्रोह समूह जैसे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी और नक्सलवादी सुरक्षा के लिए चुनौती रहे हैं। लोकतांत्रिक समाधान, भारत इन समस्याओं को लेकर केवल बल से नहीं बल्कि बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने का कोशिश करता है। अखंडता, देश की एकता को बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, BSF प्रभावी उपयोग किया जाता है। चौथा है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। भारत की परंपरागत धारणा के अनुसार यदि देश में गरीबी और असमानता रहेगी तो लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाएगी। संसाधनों का विवरण, सरकार कोशिश करती है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे ताकि आंतरिक संघर्ष जैसे नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा को भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है। ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारा यह चैप्टर समकालीन विश्व सुरक्षा, यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आपको यह चैप्टर कैसा लगा हमको कमेंट में बच्चों जरूर बताएं। ठीक है। और आपने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। तो मंडे से हम, ठीक है, मंडे से बच्चों हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम हो रहेगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद 2 चैप्टर हो जाते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। ये 2 चैप्टर होने के बाद ये बुक खत्म हो जाएगी। तो फिर हम भारत की चर्चा की बात करेंगे उसमें, नेक्स्ट बुक में। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। ठीक है। थैंक यू। शुभ रात्रि।